गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो 4th यूनिट में क्लासेस में जो चल रहा था टॉपिक, उसमें एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। आपने ये शब्द सुना हुआ है, ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। देखिए बेसिकली हुआ क्या था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो एग्रीकल्चर जो भी टेक्निक्स हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव करके हम प्रोडक्शन को कैसा बढ़ाएं, किस तरीके से उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, ये उस पर बेस्ड है। पूरी तरीके से ये उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से हम नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स को यूज़ करें, कृषि की नई नई तकनीकों को हम काम में लेकर उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, ये उसी पर बेस्ड है। हुआ क्या था, ये जो 1940s के अंदर ये टर्म जो था वो सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा में आ गया था। 40s के बाद में, 40s से पहले तो नहीं, 40s के बाद में, 40s के अंदर उस टाइम पर जो बंगाल क्राइसिस हुआ था, फूड क्राइसिस, उस टाइम पर ये देखा गया कि जो मेन फूड है, जो वीट है, राइस है, ये वीट और राइस का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रखा है, जिसके कारण हमें बाहर से इसको सप्लाई करवाना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है ताकि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग तक इसको इजीली पहुंचाया जा सके। इसको देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए हमारी कंट्री में भी ये सोचा गया कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये वर्ड जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये बेसिकली यूज़ ही इसलिए किया जाता है, वर्ड इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो भी विकसित देश हैं उनमें इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है फॉर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। जो भी हम कृत्रिम जो भी उर्वरक है उनको किस तरीके से यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाएं, और उसके साथ हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी मतलब ज़्यादा जो प्रोडक्शन देती है, जो हमें उत्पादन ज़्यादा देती हैं फसलें, उनका हम किस तरीके से यूज़ करके या उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये उसी के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है। हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स फॉर इम्प्रूविंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली वीट एंड राइस। वीट एंड राइस स्पेशली इसलिए था क्योंकि ये हमारा एक बेसिक फूड है जिसको हम सामान्यतः सभी लोगों के खाने में इसे खाया जाता है, तो इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी। और बाकी जनरली ये देखा गया था कि जो रिज़ल्ट वीट और राइस के लेकर के आए थे वो दूसरी क्रॉप्स को लेकर के इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पर जो इनिशियल डिमांड थी, उस डिमांड से सडन 5 जो है मल्टीपल्स मतलब 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो पाया था इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। इसीलिए ये वीट और राइस के केस में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। जब 60s और 60s में तो वीट के केस के लिए और 70s के अंदर राइस के केस के लिए प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास में लाया गया, हमारे सामने लाया गया। स्पेशली जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इनिशियली, तो ये कई बाहर तो ये देखा गया था कि जो पंजाब, हरियाणा और यूपी ऐसे एरिया जहाँ पर इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से स्पीड से करवा दिया गया था। वहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ करके हम जो फूड था, जो वीट था और जो राइस था, उसके प्रोडक्शन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लिया था। 1960s 63-64 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे जो वीट है हमारा, उस वीट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 14। वीट का क्रोमोसोम नंबर 14 है, लेकिन
इन्होंने क्या किया था, वीट को ट्रीट करा दिया था एक केमिकल से और नाम था कॉल्चिसिन। जब इन्होंने कॉल्चिसिन से इसका ट्रीटमेंट करवाया तो पॉलीप्लॉइडी का केस हुआ और उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो था वो 42 हो गया, बढ़ करके एकदम से 3 गुना हो गया। तो जब 3 गुना हो गया है तो इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो वीट प्लांट है उस प्लांट की हाइट तो रह गई कम, लेकिन जो उसका ग्रेन पार्ट है, जो उसमें दाने लगे होते हैं, जो ईयर है, बाली, उस पर ग्रेन का साइज़ जो था वो बढ़ गया, जो बाली का साइज़ था वो बढ़ गया। उसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो पाया था। तो ये नॉर्मन ई बॉरलॉग को इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड में कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वीट प्लांट को कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा करके पॉलीप्लॉइडी का केस करवाया। पॉलीप्लॉइडी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो वीट प्लांट के थे वो 42 हुए, जिसमें प्लांट की स्टेम की हाइट तो रह गई कम और ईयर जो पार्ट है जो कि मेन है हमारा, उसका साइज़ बढ़ गया, उसके साथ में उसमें ग्रेन्स का साइज़ भी बढ़ गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि नॉर्मन ई बॉरलॉग ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो अपना प्रैक्टिकल किया, वो डॉर्फ किस्म पर किया था। वीट की जो डॉर्फ वैरायटी थी, बॉनी जाति, उस पर किया, लेकिन इन्होंने बॉनी जाति पर नहीं किया था, इन्होंने तो नॉर्मल वीट प्लांट पर ही किया था और उस वीट प्लांट में स्टेम का साइज़ रह गया था कम और जो ग्रेन पार्ट है, जो ईयर पार्ट है, उसका साइज़ बढ़ गया था। तो वो देखने में ऐसा लगता था कि प्लांट की हाइट कम है, लेकिन उस पर जो ईयर है वो ज़्यादा बड़ी हुई लगी है। नॉर्मली अगर हम वीट प्लांट को देखें तो स्टेम इतना बड़ा होता है और उस पर छोटी सी ईयर लगी हुई होती है, तो उस केस में उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा दिखती है। लेकिन जब बॉरलॉग ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उस केस में पॉलीप्लॉइडी के कारण, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के कारण क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा, जो ईयर पार्ट को उसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया। तो यहाँ पर 60s में इसी के कारण इनको बाद में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। और इसी के साथ अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो MS स्वामीनाथन ने क्या किया था, इनको एक ऑफ़र किया गया बॉरलॉग के थ्रू ही कि आप किस तरीके से यहाँ पर इंडिया के अंदर इस वैरायटी को ले करके, इस नई वैरायटी को ले करके आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो इन्होंने भी डॉर्फ वैरायटी वीट की इम्प्रूव करवाई थी और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करवाया था। इसीलिए MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम बॉरलॉग के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था, जो अवार्ड था बॉरलॉग अवार्ड, और MS स्वामीनाथन इस अवार्ड को लेने वाले फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें बॉरलॉग जो प्राइज़ है वो मिला था, जबकि इनको ऑफ़र भी बॉरलॉग ने ही किया था। यहाँ पर अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो 2009 का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1960 to 61 से लेकर के 1990 to 91 यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था, 5 times मोर था, 5 गुना ज़्यादा, मतलब जितनी डिमांड थी और जितनी सप्लाई थी उससे 5 गुना ज़्यादा उसमें वृद्धि हो गई थी। इसीलिए ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो 1960, 64, 65 के अप्रॉक्सी बॉरलॉग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो तब से लेकर के 90s तक आते आते इतने टाइम में 30 साल के अंदर ही 5 गुना प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया था। इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड नॉर्मन ई बॉरलॉग को कहा जाता है एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। जब बॉरलॉग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1965 में वीट प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने जो वीट की वैरायटी यूज़ की थी वो थी हाई यील्ड वैरायटी सेमी डॉर्फ वीट। सेमी डॉर्फ मतलब बॉनी, जो आधी बॉनी जाती है उसके ऊपर। एग्जैक्टली वो आधी बॉनी जाती तो नहीं था, उसमें स्टेम साइज़ जो था वो छोटा था और जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा दिया गया कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से, तो उस टाइम पर स्टेम का साइज़ रह गया छोटा और जो स्पाइक पार्ट होता है, जो ईयर पार्ट है वीट का, उसका साइज़ बढ़ गया था। इसीलिए वो देखने में बौना लग रहा था।
सेम उसी के बाद में इन्हीं के जो बर्लॉग का एक्सपेरिमेंट था उनके बाद में IARE है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इन्होंने क्या किया था, MS स्वामीनाथन को मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट वेराइटीज़ एंड राइस सीड वेराइटीज़ की फील्ड रिसर्च के लिए इन्होंने ऑफ़र दिया था। IARA ने किसको, स्वामीनाथन को, और इन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और वीट की नई वैरायटी को वही बर्लॉग के थ्रू ही जो क्रोमोसोम नंबर है, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट है, वो करवा करके वीट का क्रोमोसोम नंबर बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था वीट और राइस के। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ स्वामीनाथन बर्लॉग अवार्ड लेने वाले फर्स्ट इंडियन भी थे। अब ये जो सारी ग्रीन रिवोल्यूशन की प्रोसेसिंग हुई है, उस प्रोसेसिंग में मेन कंपोनेंट्स क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन के मुख्य घटक क्या हैं, कि उससे हमें क्या फ़ायदा मिला और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हो। एक तो यहाँ पर जो हमारे मुख्य घटक थे उसमें पहला है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, कि यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्शन बढ़ा है उसमें जो सीड्स हैं वो हमारी अच्छी वैरायटी, अच्छी पैदावार वाले बीजों का निर्माण हो पाया, बहुत अच्छी, जिसमें वीट जो प्लांट है उसका साइज़ है कम लेकिन ग्रेन्स का साइज़ ज़्यादा हो गया है, बाली का साइज़ बढ़ गया है, तो उस कारण से प्रोडक्शन बढ़ पाया। तो वो जो हाई यील्ड वैरायटी थी उनके सीड्स बन पाए हैं और जब उनको ग्रो करवाया फील्ड में तो अगेन जस्ट डबल आपको प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्पेशल फीचर था जिसमें हम एक अच्छी पैदावार हमारे सामने निकल कर के आई, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाया। इसके साथ ही केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जनरली बाहर के जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जब फील्ड के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उनका अमाउंट, फिर उन केमिकल्स को लाने का खर्चा, उनको स्प्रेइंग करवाने का खर्चा, वो सारा चीज़ें जो थी वो बहुत कॉस्टली हो रहा था। जबकि ये जो हमारी हाई यील्ड वैरायटी है, हाई यील्ड वैरायटी के अंदर हम नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स, जो नॉर्मल हमारे फर्टिलाइज़र्स है जो कि NPK रिच होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रिच, हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके कम से कम अमाउंट में इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जबकि हम अगर कॉस्टली इस तरीके के हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज़ नहीं करें और हम नॉर्मल टाइप के फर्टिलाइज़र्स उसके अंदर यूज़ करें तो उनकी रेट जो है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी कॉस्टली होते हैं और प्रोडक्शन भी इतना नहीं दे पाते। इसके साथ ही वो सीधे सीधे सॉइल जो है वहाँ पर जो यूज़ फील्ड में यूज़ की जा रही सॉइल, उस पर भी वो अफेक्ट डालते हैं, जिससे कई तरीके की नई नई डिजीज़ हो सकती है। और ये हमारी एक तरीके की ऑर्गेनिक टाइप की फर्टिलाइज़र्स ही हैं NPK रिच, जिनको हम नॉर्मली फील्ड के अंदर यूज़ करके और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये इसका मेन कंपोनेंट था। इसके साथ इन्होंने, ग्रीन रिवोल्यूशन ने इरिगेशन की प्रोसेसिंग में भी चेंजेस करवाए। इरिगेशन का मतलब होता है जो वाटर सप्लाई किया जाता है फील्ड के अंदर, जो सिंचाई की जाती है, तो उस सिंचाई की तकनीकों में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हमें एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना है, एक लार्ज स्केल पर आपको प्रोडक्शन करना है, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए वाटर सप्लाई का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम पानी के यूज़ से भी हम कंप्लीट फील्ड में छिड़काव कर सकें या सिंचाई कर सकें। तो इरिगेशन में जैसे ड्रिप मेथड था, जो बूंद बूंद टपकाई जाती है पूरे फील्ड के अंदर, और या फिर स्प्रिंकलर मेथड होता है जिसमें एक पाइप के ऊपर, पानी के पाइप के ऊपर इस तरीके की एक टिप लगी हुई होती है और जब ये रोटेट करती रहती है तो पूरे फील्ड के अंदर पानी सप्लाई करती है और आगे तक तेज़ प्रेशर के साथ कंप्लीट फील्ड में यहाँ पर पानी छिड़क जाता है, उसका इरिगेशन हो सकता है। तो कुछ एग्रीकल्चर टेक्निक्स को यूज़ किया गया, कुछ प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स को यूज़ किया गया और उसके साथ कुछ चेंजेस इरिगेशन मेथड में किए गए, सिंचाई के तकनीकों में परिवर्तन करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। इंक्रीज़ यूजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर इस प्रोडक्शन के हाई होने के कारण, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स थे उनका यूजेस बहुत बढ़ गया। उसके साथ ही जो हमारे जर्मिसाइड्स थे, जो भी हमारे
कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं उनका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया, हर्बिसाइड्स जो थे उनका दवाइयों का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया, खरपतवार जो थे नाशक उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस बढ़ गया। तो एक तरीके से प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण 4 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिमांड्स बढ़ गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, हाई वैरायटी हमारे पास में आ गई और उसके साथ इरिगेशन टेक्निक्स जो थे उसमें भी काफ़ी सुधार हो गया। तो ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट। इसके साथ इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और बाकी की चीज़ें जो हैं वो एक बार आप बुक से रीडिंग लगा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।